भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो आज हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। 17वीं सदी में जब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी समुद्री तटों पर अपना व्यापारिक साम्राज्य कायम कर लिया, जिसे एस्तादो द इंडिया कहा गया, तो पश्चिमी यूरोपीय जगत में भारत के व्यापार का आकर्षण बढ़ गया। भारत के व्यापार में जो लाभप्रद स्थिति थी, जो भारी मुनाफा था, उसमें हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनियों का गठन शुरू किया। इसी क्रम में इंग्लैंड में भी मर्चेंट एडवेंचर्स कहे जाने वाले व्यापारियों के एक दल ने बैठक की और उन्होंने पूर्वी जगत के साथ व्यापारिक रिश्ते कायम करने के लिए एक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। उस समय ब्रिटेन में तत्कालीन महारानी का शासन था, जिनका नाम था एलिजाबेथ टेलर प्रथम। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर जारी किया और उसी चार्टर में इस कंपनी के औपचारिक गठन का प्रावधान दिया गया। यानी उसी चार्टर के तहत एक कंपनी गठित हुई, जिसे द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, इस तरह से उसे आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो अब ये जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, इसने भारत में आकर अपने व्यापारिक साम्राज्य को कायम करने का प्रयास शुरू किया और इस क्रम में 17वीं सदी में उन्होंने कई सामुद्रिक अभियान किए और धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपना व्यापार जमाया। 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा से अनुमति लेकर बंगाल के बाजार में भी उन्होंने अपनी पहुंच बनाई और फिर आगे चलकर कहानी कुछ इस तरीके से बदली कि जो व्यापारी बनकर आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापारी, तो हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखने लगे। भारत की तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसका उन्हें लाभ मिला और 1764 में बक्सर की विजय के बाद हिंदुस्तान में उन्होंने ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना कर दी। शुरुआत तो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई से ही हो गई थी, लेकिन इस पर औपचारिक तौर पर मुहर लग गई 22 अक्टूबर 1764 को, जब बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने भारतीय दल को पराजित किया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजय वाले दल में खड़ा था। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से भारत भेजा गया और रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इस इतिहास में इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत, इस ट्रीटी के तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। दरअसल उस समय मुगल प्रशासन में जो राजस्व प्रशासन होता था, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी लगान संग्रह का काम, उसी को मालगुजारी भी कहा जाता था और उस अधिकार को दीवानी अधिकार कहते थे। और इस अधिकार को प्राप्त करने वाला जो अधिकारी होता था, वो दीवान कहलाता था। और इस तरह से कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान बन गई। अब जब कंपनी के पास ये अधिकार आ गया, तो उसके बाद उसने भारतीय राजस्व से ही अपने व्यापार को, अपने साम्राज्य को कायम करने का प्रयास शुरू किया। इस क्रम में इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार वो चाहती थी कि कंपनी पर उसका नियंत्रण बढ़े, कंपनी को वो अपने दिशा निर्देशानुसार लेकर आगे बढ़े और इसीलिए सरकार ने एक फैसला किया कि अब कंपनी के प्रशासनिक ढांचे पर उसकी कमांड होनी चाहिए। और इस क्रम में 1773 में एक कानून पारित किया गया, उसी का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट या विनियामक अधिनियम। तो जो 1773 का विनियामक अधिनियम बना या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, उसके पीछे सरकार का मकसद यह था कि कंपनी पर उसका नियंत्रण बढ़ा दिया जाए। तो आप कानून के नाम से ही समझ सकते हैं, रेगुलेटिंग शब्द का प्रयोग इसीलिए यहां किया जा रहा है। विनियामक का मतलब ही होता है जिसमें उसे रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बना दी जाए। तो सरकार ने इस कानून के तहत एक आदेश दिया कि जो बंगाल में प्रशासनिक अधिकारी है, जिसे गवर्नर कहा जाता था, उसके अधिकारों में वृद्धि की जाए। उस समय भारत में 3 प्रेसिडेंसी स्टेट थे,
बंगाल, बंबई और मद्रास, तीनों के गवर्नर अलग अलग होते थे, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होकर निर्णय करते थे। लेकिन अब पूरा प्रशासनिक ढांचा बदलने की कोशिश शुरू हुई और कंपनी के कार्यकलाप में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का यह पहला प्रयास माना जा सकता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि कंपनी के कामकाज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि भारत में शासन प्रशासन को केंद्रीकृत करने की दिशा में भी यह पहला कदम था, क्योंकि इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था लाई गई, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यह व्यवस्था लाई गई कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो वरिष्ठ माना जाएगा, सीनियर माना जाएगा, और बंबई और मद्रास के गवर्नर उसके सबॉर्डिनेट होंगे, उसके अधीनस्थ होंगे। इसीलिए बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल दिया गया, उसका डिजिग्नेशन बदल गया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उस समय बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, तो वारेन हेस्टिंग्स को ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर एक और बड़ी तब्दीली हुई भारत में न्यायिक प्रशासन की शुरुआत भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 1773 के इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हालांकि आज के भारत के सुप्रीम कोर्ट से उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक सीमित था, लेकिन न्यायिक संगठन बनने की शुरुआत भी इसे माना जा सकता है। तो 1773 में जो कानून बना उसके तहत 1774 में फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 3 न्यायाधीशों का प्रावधान था और उसमें जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ये भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात था। आगे चलकर जो आप देखते हैं कि भारत में संविधान निर्माण की कहानी शुरू हुई, उसके पीछे का जो आधार है, जो पृष्ठभूमि है, वो हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू कर सकते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ये 2-3 अहम बातें आप जरूर ध्यान में रखें। एक तो बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, बंबई और मद्रास के गवर्नर्स को उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया, अधीनस्थ बना दिया गया, और इसके साथ साथ वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के क्रियाकलाप को अपने तरीके से नियंत्रित करने की दिशा में यह पहला कदम उठाया। तो भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था पर इस तरह की कुछ रोचक जानकारी लेकर मैं आपके साथ निरंतर जुड़ने का प्रयास करूंगा। आगे इसी तरह के कुछ और भी वीडियोस के माध्यम से मैं आपका ज्ञान वर्धन करने का प्रयास जारी रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।